हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट अशोकाज अभिलेख। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से मिले और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो अशोक के अभिलेखों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख एंड गुहालेख। शिलालेख मीन्स जो स्टोन पे लिखा हुआ है वो शिलालेख होता है। स्तंभलेख मीन्स जो पिलर्स पे लिखे हुए होते हैं उन्हें स्तंभलेख में बोलते हैं। एंड गुहालेख जो कि गुफाओं के अंदर उनकी दीवारों पे लिखे हुए होते हैं उन्हें गुहालेख बोलते हैं। सो अब यहाँ पे ये है कि भाई स्तंभलेख भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्तंभलेख भी दो प्रकार के होते हैं: बृहद एंड लघु। एंड स्तंभलेख भी दो प्रकार के होते हैं। शिलालेख भी दो प्रकार के होते हैं, बृहद और लघु। एंड स्तंभलेख भी दो प्रकार के होते हैं, बृहद और लघु। ठीक है, एंड गुहालेख तो आप जानते हैं जो गुफाओं के अंदर लेके जाते हैं ना, गुहालेख बोलते हैं। ठीक है, सो अब ये बृहद शिलालेख जो है, बृहद शिलालेखों की जो संख्या है वो 40 है। यानी कि बृहद शिलालेख मीन्स जिसमें ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है उन्हें हम बृहद शिलालेख बोलते हैं, और जिनमें कोई छोटी जानकारी मिलती है उन्हें हम लघु शिलालेख बोलते हैं। और बृहद शिलालेख संख्या में 14 है और ये हमें 10 जगहों से मिलते हैं। और ये 14 शिलालेख हैं जो हमें 10 जगहों से मिलते हैं, 10 अलग अलग जगहों से। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि 14 जो शिलालेख हैं, यानी कि ये जो 14 ऑर्डर्स हैं अशोक के, वो क्या है। तो सबसे पहला है पशु बलि का निषेध, यानी कि अशोक ने कहा था कि मेरे राज्य में किसी भी पशु की बलि नहीं दी जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी था, ये फर्स्ट ऑर्डर में ही मेंशन था कि सामाजिक उत्सवों का भी निषेध है। ठीक है, तो सामाजिक उत्सवों का भी निषेध। ठीक है, सामाजिक उत्सवों का भी निषेध और पशु बलि का भी निषेध। दूसरे में है सीमांत राज्यों का उल्लेख, यानी कि उसके जितने भी सीमांत राज्य थे उनका उल्लेख था दूसरे में। और उसके साथ ही 2 प्रकार के चिकित्सालयों का उल्लेख था। ये 2 प्रकार के चिकित्सालय कौन से थे? ये 2 प्रकार के चिकित्सालय थे: मानव चिकित्सालय एंड पशु चिकित्सालय। ठीक है, ये जो 2 प्रकार के चिकित्सालयों का उल्लेख करता है उसमें मानव चिकित्सालय था और पशु चिकित्सालय था। तीसरा है कि राजकीय अधिकारियों को, यानी कि तीसरा ऑर्डर में उसने ऑर्डर दिया था कि जो राजकीय अधिकारी हैं वो प्रति 5वें वर्ष राज्य में जाकर राज्य का दौरा करें, और प्लस यानी कि प्रति 5वें वर्ष तो राज्य में दौरा करना है। एंड उज्जैन एंड तक्षशिला, उज्जैन एंड तक्षशिला में प्रति 30वें वर्ष। ठीक, उज्जैन और तक्षशिला में, ये भी अशोक के राज्य थे, लेकिन उज्जैन और तक्षशिला में प्रति 30वें वर्ष जाके दौरा करना है। एंड और बाकी सारे राज्यों में प्रति 5वें वर्ष। चौथा जो उल्लेख है वो उसने कहा था कि रणघोष की जगह धम्मघोष। ये सब हुआ कब था? जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो अशोक इतना ज़्यादा वो देख के विचलित हो गया था, वो जो खून था, हत्याएं थी, वो सब देख के इतना विचलित हो गया था कि उसने कसम खाई थी कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा। और तो उसी का उल्लेख है 4 में कि रणघोष की जगह धम्मघोष। मीन्स रणघोष मीन्स युद्ध करने के लिए हम तैयार हैं, वो होता है रणघोष या भीरी घोष। तो उसकी जगह उसने बोला कि हम धम्मघोष करेंगे, यानी कि सामंजस्य से जितनी भी चीज़ें हो जाएंगी प्यार से वो सब करेंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। चौथे में लिखा है धम्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी कि उसने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया और उनको ऑर्डर्स दिए कि जाओ और धम्म का प्रचार करो। ठीक है, तो 5th ऑर्डर में लिखा है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति। 6वें में लिखा है धम्म नियंत्रण, यानी कि अशोक ने बोला था कि मैं कहीं भी हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, किसी भी स्थिति में हूँ, मुझे आकर प्रजा के बारे में सूचना दें। ठीक है, जैसे कुछ घटित हो गया तो ऐसा नहीं है कि अरे अशोक वो राजा तो बिजी है, हमको नहीं, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, मुझे आके प्रजा के बारे में सूचना दें। 7वें में है धम्म श्रवण का संदेश गलत लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 7वें में धम्म श्रवण के संदेश दिए गए हैं कि आपको धम्म श्रवण करना चाहिए। 8वें में है विहार यात्रा की जगह धम्म यात्रा, यानी कि वही हर जगह धम्म यात्रा। ठीक है, 9 में है धार्मिक शिष्टाचार, यानी कि अशोक कहता है कि बड़ों का पालन करें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें, माता पिता की सेवा करें एंड संतों का आदर करें। ठीक है, तो इसमें धार्मिक शिष्टाचार लिखा हुआ है। ठीक है, 10 में लिखा है धम्म श्रेष्ठता। ठीक है, 11 में लिखा है धम्म की व्याख्या। धम्म की व्याख्या मीन्स
धम्मदान क्या होता है, धम्म संदेश क्या होता है, धम्म नियंत्रण क्या होता है। तो 11 में धम्म की व्याख्या लिखी हुई है। 12 में लिखा है धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि अशोक कहता है कि अपने धर्म का सम्मान करो और बाकियों के धर्म का भी सम्मान करो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने धर्म को उच्च मानता हूँ और बाकियों के धर्म को मैं निम्न मानता हूँ, ठीक है। तो उसने धार्मिक सहिष्णुता के बारे में संदेश दिया है कि बाकियों के धर्मों की भी क्या करना चाहिए, मतलब सम्मान करना चाहिए। 13 में है कलिंग युद्ध का वर्णन, यानी कि 13वां ये जो लेख है 13, ये सबसे लंबा है, ये सबसे लंबा लेख है, पता नहीं क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। ये सबसे लंबा लेख है और इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन भी है और इसमें ही अशोक के प्रायश्चित का वर्णन है। यानी कि कलिंग युद्ध को करने के बाद अशोक इतना विचलित हो गया था कि उसको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ इस चीज़ का। तो 13 में उसका प्रायश्चित का वर्णन भी है। 14 में है कि प्रजा को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि वो धार्मिक तरीके से जीवन व्यतीत करें, ठीक है। अब ये जो 14 लेख हैं ये हमें कहाँ से मिले, ये हमें 10 जगह से मिले। और ये 14 लेख कौन से, अब याद रखना, ये बृहद शिलालेख हैं जिनको हम चतुर्दश शिलालेख भी बोलते हैं, यानी कि क्योंकि ये काउंटिंग में 14 है और 14 को संस्कृत में चतुर्दश बोलते हैं, तो इसलिए इसका दूसरा नाम भी है चतुर्दश शिलालेख, ठीक है। अब ये जो चतुर्दश शिलालेख हैं ये हमको 10 अलग अलग जगहों से मिलते हैं। तो वो 10 जगह कौन सी है, वो ये है मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, ये दोनों पाकिस्तान में है। मानसेहरा शहबाजगढ़ी पेशावर में है और मानसेहरा हजारा में, ठीक है। धौली और जौगढ़ ये दोनों उड़ीसा में है। धौली और जौगढ़ इन दोनों में, मतलब अब हम इसको मिटा देते हैं कि आपको पता चल चुका है, ये इन दोनों जगहों से 11, 12 और 13 ये तीनों ही लेख नहीं मिलते हैं। इसकी जगह 2 पृथक शिलालेख मिलते हैं। तो पृथक शिलालेख मिलते हैं जिनको हम पृथक कलिंग शिलालेख भी बोलते हैं, इनकी प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख और द्वितीय कलिंग शिलालेख, ठीक है। कांधार और सन्नति से 12 और 13 सिर्फ ये 2 ही मिलते हैं। कांधार और सन्नति से सिर्फ 12 और 13 एडिक्ट्स ही मिलते हैं। सोपारा से सिर्फ 8 और 9 मिलते हैं, ठीक है। गिरनार सबसे सुरक्षित लेख है, ठीक है। और ये गिरनार है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, ऐसे करके बीच में लाइन खींची हुई है और इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। कालसी हमें देहरादून उत्तराखंड से मिला है। एडिगुडी हमें आंध्र प्रदेश से मिला है। गिरनार हमें गुजरात से मिला है। सोपारा हमें महाराष्ट्र से मिला है एंड कांधार अफगानिस्तान से एंड सन्नति कर्नाटक से एंड ये धौली और जौगढ़ तो आपको पता ही है उड़ीसा से मिले हैं, ठीक है। ये धौली पुरी से मिला है, पुरी उड़ीसा में है और जौगढ़ गंजाम उड़ीसा में है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।